नमस्कार, पासबुक द सेविंग शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैन। मिशन एडमिशन अब शुरू हो चुका है, लेकिन आजकल हायर एजुकेशन की फीस हर किसी के बजट में नहीं होती है। ऐसे में माता पिता एजुकेशन लोन का सहारा लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कैसे मिलता है ये लोन, कितना अमाउंट मिल सकता है, क्या गारंटर का होना जरूरी है या फिर नहीं, कौन से बैंक दे रहे हैं सबसे कम ब्याज दर पर लोन, और तो और अब सरकार भी बैंकों को कह रही है कि सिर्फ 15 दिन में एजुकेशन लोन को मंजूरी दे। तो आइए जानते हैं कि नए नियमों का स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आखिरकार कैसे फायदा मिलेगा। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या अब मिलेगा 15 दिन में एजुकेशन लोन। जी हाँ, चर्चा हम इस बारे में करेंगे, क्या अब आपको जो है 15 दिन में एजुकेशन लोन मिल पाएगा। इसके अलावा बात होगी क्या सभी बैंकों पर ये निर्देश जो है वो लागू होगा। इसके अलावा चर्चा इस बारे में कि रिजेक्शन की पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाए, और हम ये भी चर्चा करेंगे कि एजुकेशन लोन के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम आपको ये बता देते हैं कि आरव बिष्ट, जी हाँ, आरव बिष्ट को ना एजुकेशन लोन को लेकर क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी। देहरादून की 18 साल की आरव बिष्ट को पुणे की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था, लेकिन फीस भरने के लिए उसका एजुकेशन लोन पिछले 25 दिन से पेंडिंग था। बैंक में सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद भी बैंक कभी गारंटर तो कभी अप्रूवल की बात कहकर मामला टालता रहा। फिर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन पास आ गई और आरव को अपने सपने खतरे में दिखने लगे। उसके पिता भी जानते थे कि अगर लोन टाइम पर नहीं मिला तो बेटे का एडमिशन का मौका हाथ से निकल जाएगा। तो आपके साथ ऐसी परेशानी ना हो और क्या अब आपकी दिक्कतें जो हैं वो कम हो जाएंगे, इसी बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुरेश बंसल जी जुड़ रहे हैं, जो कि बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सुरेश जी, चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले जो है मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, सरकार तो कह रही है कि 15 दिन में जो है एजुकेशन लोन को अप्रूवल दे देना चाहिए। लगता है इससे कि स्टूडेंट्स की परेशानी जो है वो कुछ हद तक कम होगी? धन्यवाद। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आमतौर पे अगर बैंकों में सीधा जाते थे तो उसमें 10 दिन, 20 दिन, महीना, कोई उसमें टाइम लिमिट नहीं होती थी। लेकिन अब सरकार ने ये नया फैसला जो किया है उससे काफ़ी हद तक ये परेशानी जो है स्टूडेंट्स की दूर हुई है, जिसमें कॉमन फॉर्म जो है वो इनके जो विद्या लक्ष्मी करके जो पोर्टल बनाया है उस पर सभी बैंकों के लिए एक ही फॉर्म अपलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, और उसी एप्लीकेशन में आपने सिलेक्ट करना है कि किस बैंक को आप अप्लाई करना चाहते हैं या किस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है, ये कम है वो देख करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक जो आदेश दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि ऐसे एप्लीकेशंस को 15 दिन के भीतर बैंकों को निपटारा करना होगा, और किसी भी सूरत में निचले स्तर का अधिकारी किसी भी एजुकेशन लोन की एप्लीकेशन को अपने स्तर पर इसको रिजेक्ट नहीं कर सकेगा। रिजेक्ट करना है तो अपने उच्च अधिकारियों को भेजकर उनकी सहमति लेकर ही रिजेक्शन करना हो। ठीक है, तो अगर कोई भी तरह की परेशानी होती है तो अब आपको ये तो कम से कम तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गया है कि 15 दिन के अंदर जो है आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन सुरेश जी, अगर मान लेते हैं कि बैंक जो है तय समय सीमा के अंदर लोन क्लियर नहीं करता है, तो छात्र क्या कर सकते हैं ऐसे सूरत में? वो किसके पास जो आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? देखिए, जिस बैंक को अप्लाई किया है वैसे तो उन बैंकों का अपना अपना ग्रीवेंस सिस्टम है, उन बैंकों के उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की जा सकती है जी। अगर आप वहां नहीं भी जाना चाहते तो जो पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट ने, ये विद्या लक्ष्मी का, इसके थ्रू भी आप जो कंप्लेंट अपनी दर्ज करवा सकते हैं। और अगर फोन की सुविधा भी दी गई है, इसमें टोल फ्री नंबर दिया गया है 1800-1031, टोल फ्री नंबर है 1800-1031, या दूसरा नंबर लैंडलाइन है 08022533876। इन नंबरों पे अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है कि हमारा लोन एप्लीकेशन 15 दिन से ऊपर हो गया और बैंक इसका निपटारा नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो सुरेश जी, आपने बहुत अहम जानकारी जो है वो हमारे तमाम दर्शकों को दी है। ये 2 नंबर्स जो है मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको भी लगता है कि आपकी किसी भी तरह की शिकायत है तो इन नंबर्स पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18001031 और उसके अलावा जो दूसरा नंबर है 08022533876। ये 2 नंबर्स जैसे सुरेश जी ने बताया है, इनके जरिए अगर आपकी किसी भी तरह की शिकायत है, फर्ज कर लेते हैं कि अगर आपका एजुकेशन लोन जो है वो अप्रूव नहीं हो रहा है, समय सीमा 15 दिन की है, उसके अंदर अगर आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो इन नंबरों पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अच्छा सुरेश जी, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड करने या फिर बैंक को देने ज़रूरी होते हैं जब भी कोई एक छात्र जो है वो लोन के लिए अप्लाई करता है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि रिजेक्शंस या फिर जो मामले टलते हैं वो इस वजह से भी टल जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका जो है तमाम छात्रों को ध्यान रखना चाहिए? इसमें देखिए, आपने पहले मैंने जो बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म तो कॉमन सिस्टम पे अपलोड हो जाएगा जी। उसके अलावा जब बैंकों को डॉक्यूमेंट्स जो देने हैं उसमें अपना फोटोग्राफ, स्टूडेंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके पेरेंट्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम का प्रूफ देने की डायरेक्ट, अगर आपकी डोमेस्टिक एजुकेशन है उसके लिए इनकम का प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर अब्रॉड की स्टडीज है उसके लिए आपको इनकम टैक्स का प्रूफ देने की जरूरत है। तो इसके अलावा आपको जहां पे एडमिशन मिला है उस का प्रोस्पेक्टस, आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट में, आपके प्रोस्पेक्टस में जिसमें लिखा हो आपको कितनी फीस देनी है, कितना हॉस्टल का फीस देना है, कितना एग्जामिनेशन के फीस है। इसके अलावा और भी जो आपके खर्चे हैं, जैसे कोई इक्विपमेंट स्टडीज के लिए परचेज करना है, लैपटॉप है और ऐसी चीजें हैं, तो इन सब चीजों के लिए आपको जो दिखाना होगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को देने होंगे। इसके अलावा अगर फिर भी कोई और डॉक्यूमेंट बैंक मांगता है तो वो इमीडिएटली दे देने चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें, ये जो 15 दिन का समय शुरू होता है ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने के बाद शुरू होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स देने में आप देरी करेंगे, 15 दिन आप ही लगा देंगे, तो वो जो है 15 दिन में काउंट नहीं। ठीक है, तो ये काफ़ी आपने अहम जानकारी जो है हमारे तमाम दर्शकों को और दी है। पूरे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जो है वो 15 दिन की जो समय सीमा है वो शुरू होगी जब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो है 15 दिन का समय जो है वो बैंक्स लेंगे। और जैसे कि सुरेश जी ने बताया है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराना है, अपनी फ़ोटो देनी है, आधार कार्ड आपकी भी हो गई, आपके माता पिता की हो गई, इसके अलावा पैन कार्ड हो गया, और इनकम प्रूफ, इनकम टैक्स का प्रूफ आपको तब देना होता है अगर आपने विदेश के किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है। मार्कशीट्स हो गई, फीस की डिटेल्स हो गई, ये सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको तैयारी जो है करके रखनी चाहिए। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं एजुकेशन लोन के लिए तो अभी से जो है इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है स्कैन करके ज़रूर अपने पास रख लें, ताकि जैसे ही आप अप्लाई करें तो किसी तरह की देरी ना हो। और अगर बैंक आपसे कुछ अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है तो वो भी आप ज़रूर जो है वो समय के साथ दे दें, ताकि किसी तरह का डिले ना आए। लेकिन अगर आप लोग जो है वो सुरेश जी से सीधा अपने सवाल और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं तरीका क्या है अपने सवाल पूछने का। बहुत सिंपल तरीके से जो है आप अपने तमाम सवाल हमें भेज सकते हैं। हमें शो के जरिए जो है वो सुरेश जी से और अपने बाकी एक्सपर्ट से जो है आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये शो हमारा इस वक्त जो है वो यूट्यूब पर मौजूद है, या वहाँ पर जाना है यूट्यूब के लिंक पर और आपको अपने सवाल जो है कॉमेंट सेक्शन में लिखने हैं और हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल ज़रूर करेंगे। खैर सुरेश जी, अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूं और अब मैं ये भी समझना चाहती हूं कि क्या लोन लेने के लिए गारंटर जो है वो जरूरी होता है, और एक ये भी सवाल है कि कौन बन सकता है हमारा गारंटर? देखिए, जो छोटे लोन है लगभग अलग बैंकों का थोड़ा सेटअप अलग अलग होता है। लगभग ये समझिए 30 लाख रुपए तक के लोन के लिए ना तो कोई गारंटी देनी होती है और ना ही कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करनी होती है। ओके। इसके अलावा जो छोटे जो इनकम वाले हैं उनको लोन के ऊपर इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है। तो उसके लिए अलग से जो आपको इनकम का क्राइटेरिया देखना होगा। जिन के पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख रुपए से कम हो सालाना, तो उनको पूरे का पूरा इंटरेस्ट सरकार की तरफ से मिलता है। आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट कोई देना नहीं होगा।
इसके अलावा जो आपका जिसकी इनकम पेरेंटल इनकम 8 लाख या उससे कम हो, तो उनको 3% इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, जो बैंकों को डायरेक्ट आएगी। बैंक आपके लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो बैंक आपको सब्सिडाइज कर देंगे। ओके, ठीक है, तो बैंक जो है आपको सब्सिडाइज जो है वो दे देंगे। खैर सुरेश जी, इस बीच में हमारे पास कुछ सवाल जो है हमारे दर्शकों के आ गए हैं, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को जो है आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल जो है हमारे पास भोपाल से नीलिमा चौहान का आया हुआ है। ये कह रही हैं कि मेडिकल कोर्स के लिए एजुकेशन लोन में ब्याज दर ज़्यादा होती है? नहीं, ब्याज दर जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करती। आजकल जो ये विद्या लक्ष्मी पोर्टल बनाया है, उसमें सरकार ने लगभग 860 इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको जो नॉमिनेट किया है इसके ऊपर, उसकी ग्रेडेशन की गई है जी। उस हर इंस्टीट्यूट का अपना ग्रेड जो बना हुआ है, उस ग्रेड के मुताबिक अपने अपने अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पर यह नहीं है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह से नहीं है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तन्मय गुप्ता का जमशेदपुर से हमारे पास एक सवाल आया। ये कह रहे हैं कि मेरे कोर्स की फीस जो है वो 10 लाख रुपए है और बैंक जो है वो सिर्फ 7 लाख रुपए का लोन दे रहा है, तो क्या मैं दूसरे बैंक से बाकी का लोन ले सकता हूँ? ये बात नहीं मुझे समझ आती कि 10 लाख के जो रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट बैंक ने 7 लाख का लोन क्यों सैंक्शन किया है, क्योंकि छोटे लोन के लिए कोई मार्जिन नहीं होता। और होता क्या है, तो 5% के लगभग अलग अलग बैंकों का होता है। तो 7 लाख से 10 लाख का गैप क्यों रखा गया, ये बैंक बता सकता है कि क्यों ऐसा किया है। वरना अगर एक बैंक से लोन लिया है तो एजुकेशन लोन किसी दूसरे बैंक से नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो तन्मय जी, एक बैंक से अगर आपने लोन ले लिया है तो आप दूसरे से नहीं ले सकते, लेकिन जैसा कि सुरेश जी ने बताया, आप एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कीजिए कि आखिरकार क्या वजह है कि आपको जो है वो 10 लाख के बजाय 7 लाख का लोन का अप्रूवल जो है मिला है। हो सकता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह जो है आपने कंप्लीट ना दिया हो, हॉस्टल की फ़ीस उसमें कुछ मिसिंग हो, तो एक बार इन चीज़ों को प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आखिरकार ये 7 लाख का अमाउंट आपको क्यों दिया जा रहा है 10 लाख के बजाय। विवेक शुक्ला का हमारे पास अगला सवाल है लखनऊ से। ये कह रहे हैं क्या एजुकेशन लोन में प्रोसेसिंग फीस लगती है और क्या वो रिफंडेबल होती है? मोस्ट ऑफ द बैंक्स में एजुकेशन लोन के लिए प्रोसेसिंग फी नहीं लगता। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है कि बैंक जो है एजुकेशन लोन, क्योंकि प्रायोरिटी लोन है, इसमें प्रोसेसिंग फी नहीं चार्ज करता। ठीक है, तो बैंक जो है किसी तरह की कोई प्रोसेसिंग फ़ीस जो है इस पर चार्ज नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है आपको किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सुरेश जी, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी कि अगर छात्र के पास जो है वो कोई को एप्लीकेंट नहीं है तो उसे लोन मिलने में किसी तरह की दिक्कत आ सकती है? को एप्लीकेंट में मैं जो आमतौर पे बैंकों का कानून है, उसमें पेरेंट्स को बारोवर बनाते हैं। ओके, तो वो को एप्लीकेंट कह लें या को बारोवर कह लें, पेरेंट्स दोनों है। जिसका एक पेरेंट कोई बदकिस्मती से नहीं है तो वो एक पेरेंट भी चलेगा। और अगर कोई ऐसी अड़चन है कि दोनों ही नहीं है, तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं तो वो भी उसके को बारोवर बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो है को बोरोवर का होना ज़रूरी है? जी हाँ, ठीक है, वरना फिर गारंटर देना। ठीक है, ओके, तो को बोरोवर को होना ज़रूरी है इस लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए, नहीं तो फिर गारंटर जो है वो यहाँ पर जो है वो आपके बिहाफ पर सारी चीज़ें करेगा। खैर सुरेश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच में मेरे साथ जो है मेरे सहयोगी अभिषेक अब जुड़ रहे हैं। अभिषेक जो है वो एजुकेशन लोन से जुड़ी हुई आपको कुछ रोचक जानकारी जो है वो बताने आए हैं। अभिषेक आपको कुछ डेटा भी बताएंगे कि आखिरकार पिछले कुछ सालों में जो है कितने एजुकेशन लोन जो है वो पास हुए, कितने नहीं हुए, कितने पैसे जो है वो एजुकेशन लोन के तौर पर दिए गए हैं। तो अभिषेक के पास चलते हैं, तमाम जानकारी लेते हैं। थैंक यू पल्लवी। देश के एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत करने के लिए एक तरह से पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम ये लाई गई है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हासिल फ्री तरीके से
एजुकेशन लोन ले सकते हैं। 7.5 लाख रुपए तक का जो एजुकेशन लोन है वो उसके लिए हैसल फ्री तरीके से बिना किसी दिक्कत के वो ले सकते हैं। इसकी क्या खासियतें हैं, तो चलिए एक एक करके उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो एजुकेशन लोन की प्रक्रिया बिल्कुल आसान और ट्रांसपेरेंट होगी। वन स्टॉप सेंटर होगा, कई सारे बैंक्स जो होंगे वो एक तरह से आपको यहीं पर मिल जाएंगे। इसके अलावा एक ही पोर्टल पर कई बैंक, जैसे कि मैंने बताया, कि आपको मिलते हैं, और करीब 38 पंजीकृत जो बैंक्स होंगे, यानी कि रजिस्टर्ड जो बैंक्स हैं, वो यहाँ पर आपको मिलते हैं, और मोस्टली इसमें एक तरह से सरकारी बैंक्स होंगे। इसके अलावा 86 लोन स्कीम्स अवेलेबल होंगी, यानी कि जो आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से, जो आपकी नीड्स के लिहाज से आप यहाँ पर लोन एजुकेशन की स्कीम चुन सकते हैं। 15 दिन के अंदर ही यहाँ पर कोशिश होती है कि आपको जो लोन है जो आपने अप्लाई किया होगा वो आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत डिले इसमें नहीं किया जाएगा, ये सरकार की ओर से आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा कुल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो फिर करीब 38 लाख लोगों से ज़्यादा यहाँ पर लोग रजिस्टर अपने आप को कर चुके हैं और एजुकेशन लोन के लिए वो एक तरह से अप्लाई कर चुके हैं। 7.5 लाख, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन लोन जो रहेगा 7.5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन यहाँ पर आपको हैसल फ्री तरीके से मिल सकता है। अब लोन अप्लाई करने के जो प्रोसेस होंगे वो भी हम लोग आपको एक तरह से धीमे धीमे एक एक करके जरा उसके स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर आपको जो वेबसाइट दिखी थी pmvidyalakshmi.co.in पर आपको जाना होगा। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको इस वेबसाइट पर दोबारा लॉगिन करना होगा। फिर CELAF फॉर्म, यानी कि कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको बैंक सेलेक्ट करना है जो आपको सबसे सूटेबल लग रहा है, और उसके बाद आपको उसमें आवेदन करना होगा। डॉक्यूमेंट्स आपको इसके बाद यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें कि आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, मार्कशीट हो सकती हैं, और कई सारे जो सर्टिफिकेट्स होंगे, आधार, पैन, इसके अलावा ये सब चीज़ें भी आपको इसमें अपलोड करनी पड़ेंगी। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको कुछ और नहीं करना, बस आपको अपनी एप्लीकेशन को एक तरह से इसी वेबसाइट पर ट्रैक करना है, देखना है कि कब तक ये जो आपने लोन अप्लाई किया है वो कब तक इसका आ सकता है। लेकिन मोस्टली बोला गया है कि 15 दिन के अंदर आपको जो लोन आपने अप्लाई किया है वो आपको आपके बैंक खाते में एक तरह से मिल जाएगा। 15 दिनों में पैसा आपके खाते में आ जाएगा, जो कि जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान और रखें कि जब भी आप ये लोन अप्लाई करें तो उसके लिए सबसे पहले कोशिश करें कि आपका जो एडमिशन प्रूफ है उसको आप ज़रूर दे के चलें, क्योंकि उसके बगैर आपका जो एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा वो पूरी तरह से बेबुनियाद हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आपका एडमिशन एक तरह से पहले जब कंफर्म हो जाए उसी के बाद इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है PM विद्या लक्ष्मी स्कीम की पूरी जानकारी। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभिषेक ने जो है हमें PM विद्या योजना की पूरी जानकारी जो है वो दे दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स और उनके माता पिता हमारा ये शो देख रहे हैं उनके काफ़ी काम आने वाली है ये जानकारी। वापस सुरेश जी के पास चलते हैं। सुरेश जी, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगी, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि बच्चे जो है वो बाहर विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं, माता पिता जो है वो एजुकेशन लोन इसके लिए लेते ही लेते हैं। तो क्या अगर कोई विदेश में पढ़ाई करने जा रहा है तो उसके लिए क्या लोन की प्रक्रिया अलग होती है? प्रक्रिया इसमें कोई अंतर नहीं होता, केवल जो एक तो वीजा जो है वो होना जरूरी है। ठीक है। वीजा एप्लीकेशन के टाइम पे है, अवेलेबल है, तो वीजा उसी टाइम सबमिट कर देना चाहिए बैंकों को। अगर नहीं है तो अप्लाई किया हुआ है तो बिफोर डिसबर्समेंट ऑफ द लोन वो आपको सबमिट करना ही होगा। और दूसरा जो फॉरेन के एजुकेशन के लिए लोन है उसमें गारंटी और जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज वगैरह का है वो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लोन वो बैंक्स अपने अपने स्कीम के मुताबिक डिमांड करते हैं, वो आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, तो अगर आप भी बाहर पढ़ने जा रहे हैं, आपके भी ऐसे कुछ प्लान्स बन रहे हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वीज़ा ज़रूर जो है आपके पास होना चाहिए। और सुरेश जी, EMI जो है वो इस लोन की कब शुरू होती है? क्या पढ़ाई के दौरान ही शुरू हो जाती है, या कोर्स जब पूरा होता है उसके बाद इसकी EMI शुरू होती है? आखिरकार ये एजुकेशन लोन चुकाने का पूरा प्रोसेस क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने ये किया कि आमतौर पे हर माता पिता को, हर स्टूडेंट को ये दिमाग में होता है कि लोन वापस कैसे किया जाएगा ड्यूरिंग स्टडीज। पेरेंट्स की उतनी इनकम नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग दी कोर्स 3 साल का, 4 साल का, जितने का भी ये कोर्स है, कोई भी आपको इंस्टॉलमेंट बैंक्स को वापस नहीं करनी। ओके। कोर्स पूरा होने के 1 साल बाद तक भी आपने कोई इंस्टॉलमेंट बैंक को नहीं दी। ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट है वो उस कोर्स पूरा होने के 1 साल बाद शुरू होती है। हाँ, ड्यूरिंग द कोर्स आपको अगर इंटरेस्ट जितना आपके लोन के ऊपर लगता है
अगर वो आप बैंक को सर्विस करते रहते हैं तो उसका अंत में आपको जाकर के इंटरेस्ट बेनिफिट 1% का अवश्य सभी बैंक देते हैं। ये गवर्नमेंट की स्कीम है। आपने कहा कि ब्याज अगर हम बीच में देते हैं, जैसे जैसे पढ़ाई चल रही है तो उसका बेनिफिट मिलता है, पर ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि ड्यूरिंग जैसे जब पढ़ाई चल रही है तो उसके बीच में ये ब्याज देना ही देना है, या फिर ये हमारे ऊपर है? जरूर नहीं है, उसका इंटरेस्ट 1% आपको रिफंड मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द। ठीक है, रिफंड जो है वो मिल सकता है। ये भी एक अच्छा बेनिफिट जो है वो सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो अगर आप जो है इतने कैपेबल हैं कि आप इंटरेस्ट दे सकते हैं तो अच्छा आप एक बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। लेकिन सुरेश जी, कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से अगर किसी ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो ऐसे में क्या होगा? उसका लोन जो होगा तब भी उसे चुकाना होगा, लोन माफ हो जाता है या बाद में जो है कुछ समय के बाद वसूला जाता है? जो छोटे लोन है उसके लिए एक सरकार ने CGFE क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन, CGFSEL, ये स्कीम बनाई हुई है। उसके तहत जो छोटे लोन आप 7.5 लाख रुपए तक के वो गारंटी करवाए हुए हैं बैंकों ने। उसमें से जितना पैसा वहां बैंकों को मिल सकता है, 75% के करीब मेरे ख्याल है लोन का है, तो वो वहां से मिल सकता है और बाकी का फिर आपको देना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना होगा। खैर सुरेश जी, इस बीच में हमारे पास कुछ और हमारे दर्शकों के सवाल आए हैं, तो कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। मेरठ से हमारे पास प्रियंका सैनी का सवाल है। ये कह रही हैं कि अगर कोर्स के बीच में ब्रेक ले लिया जाए तो EMI जो है कब से लगेगी? वही जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, इसी के बारे में सवाल है। हाँ नहीं, वो मैंने जैसे पहले बताया कि जो EMI स्टार्ट होनी है कोर्स पूरा होने के 1 साल बाद जी शुरू होगी, उसके पहले EMI आपने नहीं। ठीक है, तो प्रियंका जी, आपको EMI जो है वो बाद में ही देनी है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके 1 साल के बाद जो है वो आपकी EMI शुरू होगी। अगला सवाल जो है वो अहमदाबाद से करण सिंघल का है। ये जानना चाहते हैं क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए भी एजुकेशन लोन आसानी से मिल जाता है? मैंने बताया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस PM विद्या लक्ष्मी स्कीम में डिफाइन किया हुआ है। मोर देन 800 जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट उसमें डिफाइंड है, तो उनमें जितना भी है ग्रेडेशन की हुई है उसके मुताबिक उन सभी के लिए लोन मिल सकता है। ठीक है, तो PM विद्या स्कीम में जो है सब कुछ डिफाइंड है, वहाँ से आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंदौर से हर्षित जैन का सवाल है, क्या स्टूडेंट के नाम पर लिया गया लोन जो है उसका सिबिल स्कोर भी बनाता है? वो सिबिल स्कोर देखिए उसका इम्पैक्ट कब आएगा, जब आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी शुरू कर दिया। उसके पहले इसका सिबिल स्कोर पे केवल डिफाइन ये जो मेंशन जरूर होगा कि आपने इतना लोन लिया हुआ है, लेकिन सिबिल स्कोर के ऊपर आपका इम्पैक्ट इसका कोई इंस्टॉलमेंट पे ना पे करने का नहीं। ठीक है, तो सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट जो है जैसा कि सुरेश जी बता रहे हैं वो तब आना शुरू होगा जब एक बार आपकी EMI शुरू हो जाएगी। अगर आप उसमें जो है EMI अपनी नहीं भरते हैं तो तब जाकर जो है इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन ड्यूरिंग जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। खैर, आखिर में मैं आपसे 1-2 चीज़ें और सुरेश जी समझना चाहूँगी। क्या एजुकेशन लोन वगैरह जैसी चीज़ों में जो है सरकार कुछ इस तरह से भी इनिशिएटिव्स लेती है कि लड़कियों को थोड़ी सी ब्याज दर में छूट मिल जाए? क्योंकि आज भी मैं मेट्रो सिटीज़ या Tier 1 की बात नहीं कर रही, लेकिन गाँव में छोटे जगहों पर जो है लड़कियों की पढ़ाई को लेके अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है। तो क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव है? जैसे अभी अभिषेक जी ने बताया कि बैंकों की 86 लोन स्कीम्स जो हैं वो वेबसाइट पे डाली हुई हैं, तो में से कुछ बैंकों की कुछ स्कीम्स में 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट की लड़कियों के लिए रियायत दी गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो 0.5% तक की छूट जो है वो मिल सकती है, ये एक अच्छी बात है। आपको बस चेक करना होगा कि जिस बैंक के लिए आप अप्लाई कर रही हैं उसमें जो है इस तरह की छूट आपके लिए है या नहीं है, ज़रूर एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। और सुरेश जी, एक आखिर सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अगर बात चुनने की आती है कि कहाँ से, किस बैंक से हमें बेहतर जो है एजुकेशन लोन मिल सकता है, तो किसे हमें चुनना चाहिए? सरकारी बैंकों में जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा आसान है या फिर प्राइवेट बैंकों में कौन सा बेहतर विकल्प साबित हो सकता है? कि अगर प्राइवेट बैंक्स में जाएंगे तो डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। जैसे अभी मैं आज ही पता कर रहा था अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट जो होता है वो 7.1% से होता है, जबकि किसी प्राइवेट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से भी ऊपर है। तो एक तो ये इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होता है। दूसरा, फिर भी
कुछ भी कह लें, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, उनमें सेवाएं अच्छी मिलती हैं। और पर्टिकुलरली ये पीएम विद्या लक्ष्मी जो ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, उसके बाद तो इसमें सुधार और भी आया है। और ऐसी बात नहीं है कि नेशनलाइज बैंक्स की सर्विस अच्छी नहीं है, सर्विस मिलती है। आपके घर के नज़दीक आपके जो भी पॉइंट ऑफ आपका रेजिडेंस है या सर्विस है पेरेंट्स का, उसके नज़दीक में जो भी बैंक है आप उनके अप्रोच कर सकते हैं लोन लेने के लिए, और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को देख करके फिर आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके नज़दीक जो भी बैंक है वहाँ पर आप जाइए, देखिए सबसे पहले कि आपको ब्याज दर जो है वहाँ कहाँ पर जो है कम मिल रही है, उस हिसाब से आपको फैसला लेना चाहिए। सरकारी बैंकों में अच्छी सुविधा होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर जगह पर लगभग जो है उनकी ब्रांचेस भी मिल जाती हैं, तो ऐसे में आपको किसी तरह की दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। मैं यहाँ पर सुरेश जी आपको बहुत एक बात और ऐड कर देता हूँ मैं। जी जी। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने एडमिशन ले ली है, फीस डिपॉजिट कर दी है, अच्छा, लेकिन वो उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। ओके। तो ये भी प्रावधान किया गया है बैंकों की लोन स्कीम्स में कि जो विद इन लास्ट 6 मंथ्स कोई ऐसी पेमेंट कर दी गई है, उस पेमेंट जो को कंसिडर लोन अमाउंट में कर लेंगे और वो आपको रिफंड आपके अकाउंट में पुरानी जो पेमेंट की हुई है वो रिफंड दे दें। जी, ये आपने बहुत अहम और ज़रूरी जानकारी जो है वो हमारे तमाम दर्शकों को दी है। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। कई बार ऐसा होता है कि किसी तरह से भी लोग इधर उधर से पैसे लेके जो है बच्चे की सीट ज़रूर पक्की कर लेते हैं, लेकिन अगर उसके बाद आप लोन ले रहे हैं तो देखिए कितना अच्छा सुरेश जी ने बताया कि उसके बाद भी जो है ये मुमकिन है कि आपको आपका वो पैसा जो है वापस मिल जाएगा। क्योंकि कई बार सुरेश जी हमने भी देखा है कि ऐसा अक्सर होता है कि लोन जो है वो लोग जो है किसी से ज़्यादा ब्याज पर जो है पैसा उठा लेते हैं कि बस बच्चे की सीट हम पक्की कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में ये बहुत अच्छा विकल्प है कि बैंक आपको जो है वो पैसा जो है वो दे देगा, जिससे कि आपके ऊपर कोई अतिरिक्त भार जो है वो नहीं पड़ेगा। तो सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपने हमारे दर्शकों को बड़े अच्छे से जो है एजुकेशन लोन से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां बताई हैं और ये भी हमें समझा दिया है कि कैसे जो है अब एजुकेशन लोन मिलना और ज़्यादा आसान होने वाला है। 15 दिनों के अंदर जो है अब एक स्टूडेंट्स में आस जगी है कि अब जल्दी से जल्दी जो है वो लोन पास हो जाएगा 15 दिन के अंदर और उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो यहाँ पर आज आपने देखा कि कितना ज़रूरी हो गया था कि एजुकेशन लोन को जो है सरल बना दिया जाए। तो हमने आपको आज ये बताया कि कैसे जो है वो एजुकेशन लोन अब आपको 15 दिन के अंदर मिल सकता है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े, उन्होंने आपको तमाम बारीकियों से अच्छी तरह से वाकिफ भी कराया। लेकिन अगर आपके अब भी मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया था, आप बहुत सिंपल तरीके से जो है वो हमारे शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, व्हाट्सएप पे जाना है और पास लिखना है, PASS, पासबुक का शॉर्ट फॉर्म है पास, और वहाँ पर स्पेस देकर अपना सवाल लिखना है और व्हाट्सएप करना है हमें 9350279995 पर, या फिर जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप यूट्यूब पर के जरिए भी अपने सवाल जो है वो भेज सकते हैं। यूट्यूब में हमारे शो के लिंक के नीचे जो कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पर आपको अपने सवाल टाइप करने हैं। एजुकेशन लोन से जुड़े हुए सवाल हैं, बैंकिंग में किसी और एस्पेक्ट से जुड़े हुए अगर आपके मन में सवाल हैं, आप किसी भी तरह के सवाल भेज सकते हैं। हम अपने आने वाले शोज़ में हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आपके तमाम सवालों को शो में शामिल करेंगे और उनके जवाब दिलाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के शो में हमने ये जाना कि एजुकेशन लोन कैसे बन सकता है आपके बच्चों की पढ़ाई का मजबूत सहारा, और कैसे सरकार अब चाहती है कि बैंक जो है वो जल्द से जल्द अपना काम करे, जिससे छात्रों को समय पर राहत मिल पाए। तो अगर आप भी एजुकेशन लोन लेने के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो सही डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ब्याज दरों की तुलना करें और हर स्टेप पर जागरूक रहें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए सेफ सेविंग कीजिए, स्मार्ट प्लानिंग कीजिए। नमस्कार।